वॉर की तरफ चलते हैं। ईरान वॉर की तरफ चलेंगे उससे पहले ज़रा एक मज़ेदार जगह चलते हैं, टोक्यो। टोक्यो में क्या हो रहा है ज़रा देखें। टोक्यो में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी प्रधानमंत्री के खिलाफ, कहते हैं रिज़ाइन करो क्योंकि आप अमेरिका और इजराइल के साथ हो और आप ईरान के खिलाफ जो है युद्ध उन्होंने जो भड़का रखा है उसमें आप साथ दे रहे हो। अरे गजब, इतनी ज़बरदस्त वहाँ की जनता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। खैर चलिए क्या ही कहेंगे। तो पीस टॉक्स की बात हो रही थी कि शांति वार्ता होगी, सीज़फायर हो जाएगा, क्या हो गया सुनते हैं जेडी वांस साहब क्या कह रहे हैं। फेल हो गई बातचीत। We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. तो कहते हमने बातचीत करने की बड़ी कोशिश करी और उस बातचीत में जो है बात नहीं बन पाई। हमने उनसे तमाम सारी बातें कहीं लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी। अमेरिका की बात ना मानना उन जो है वो ईरान के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है बनिस्बत अमेरिका के। चलिए देखते हैं क्या होता है। उधर ईरान का क्या दावा है, ईरान का दावा भी देख लीजिए। The US flew their vice president halfway across the world to Islamabad. 21 hours of talks. They demanded everything they couldn't achieve through war. Iran said a big no. The talks are over. The strait is still closed, and the VP is flying home empty-handed. Just Iran's word again. They don't have any option to save face. अरे बाप रे बाप, बड़ी बुरी दुर्गति कर दी भाई, अमेरिका की ऐसी की तैसी कर दी। कहते जो युद्ध से हासिल नहीं कर पाए वो पीस टॉक्स में हासिल करना चाह रहे थे, यहाँ आकर बातचीत के ज़रिए उसे हासिल करना चाह रहे थे। हमने मना कर दिया और हमने साफ तौर पर कह दिया कि आपको जो युद्ध में हासिल नहीं हुआ वो यहाँ भी हासिल नहीं होगा। वापस चले गए खाली हाथ और अपना चेहरा बचाने की उनकी जो एक एक्सरसाइज थी, फेस सेविंग एक्सरसाइज, वो भी वो हार गए। चलिए तो ऐसा क्या बातचीत थी, क्या मांगा गया था? दोनों लोगों के बीच में जो बात नहीं बनी वो सबसे पहली थी, ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि ऐसा कोई कमिटमेंट वो नहीं करेंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। जेडी वांस ने कहा कि जो है ईरान ने हमारी बातें नहीं मानी। ईरान ने कहा करंटली हमारा कोई प्लान नहीं है कि यार हम कोई बॉम्ब बनाएं या हम ऐसे न्यूक्लियर कोई प्रोग्राम में आगे जाएं, लेकिन हम ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे कि हम आगे कभी भी नहीं जाएंगे। और फिलहाल हम जो है भविष्य में और अभी अमेरिका से बात करने के इच्छुक नहीं है। तो ये पहली जो है नेगोशिएशंस जो हैं ये युद्ध के बाद के पहले नेगोशिएशन थे, बुरी तरह से फेल हो गए। और माना ऐसा जा रहा है कि फेल क्या हो गया, अमेरिका खुद ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, ऐसा भी माना जा रहा है। देखिए अगर सोचिएगा, अमेरिका यदि ईमानदारी के साथ इस नेगोशिएशन में उतरता है तो वो कुछ ऐसे कॉन्क्रीट उसके साथ उतरता है। ऐसे नहीं होता कि 21 घंटे की बातचीत में जो है कॉल ऑफ हो गई डील, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे कोई सामने वाला नहीं मानता है तो फिर उसको दूसरा रास्ता निकाला जाता है। बहुत सारी चीज़ें सोच कर लोग आते हैं, ऐसा नहीं होता कि एकदम से एब्रप्टली आए और अब एब्रप्टली चले गए। तो ये जो दिख रहा है ये सिर्फ दिखावा था। उन्हें टाइम बार्गेन चाहिए था जिस भी चीज़ के लिए, शायद अपनी तैयारी के लिए। वो टाइम बार्गेन उन्होंने पूरा किया और उतना टाइम उनको मिल गया। अब वो ईरान पर फिर से हमला करेंगे और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उनका जवाब आ भी गया। Breaking Trump shares article suggesting that he has opted for enforcing a naval blockade on Iran. The Trump card the president holds if Iran won't bend a naval blockade. तो ट्रंप ने पहले ही बोल दिया कि अगर नहीं झुकेगा ईरान तो नेवल ब्लॉकेड जो है वो लगा देंगे हम, नेवल ब्लॉकेड लग जाएगा। चलिए सब अच्छी बात है, कैसे बात बनेगी? तो नेवल ब्लॉकेड लगा नहीं देंगे सर, लगा दिया। Effective immediately, the United States Navy, the finest in the world, will begin the process of blockading any and all ships trying to enter or leave the Strait of Hormuz. President Donald J. Trump ने एकदम स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया कि हमारी जो नेवी है वो ब्लॉकेट लगाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ ना तो कोई एंट्री कर पाएगा ना एग्जिट कर पाएगा। अभी तक ईरान ने लगा रखा था, अब अमेरिका ने लगा दिया। मतलब ये खुल्लम खुल्ला दादागिरी, फ्री फोकट की दादागिरी है।
इट हैज़ नो यूज़ व्हाट्सोएवर। इससे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का नुकसान होगा जिनकी ईरान से थोड़ी बहुत बन रही थी और जिनके जहाज़ ईरान आने दे रहा था, जिसमें भारत है। अब भारत के जहाज़ भी नहीं आ जा पाएंगे क्योंकि अमेरिका का ब्लॉकेट भी लगा हुआ है कि तुम्हारी ईरान से बन रही है, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे से तो नहीं बन रही ना, हम भी नहीं निकलने देंगे तुमको। अब कहाँ जाओगे? तब फंस गए। मतलब अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। चलिए देखते हैं। हालांकि अमेरिका का यहाँ कोई स्टेक नहीं है, बट स्टिल दादागिरी है। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी का किया ऐलान। ट्रंप बोले अब किसी जहाज को नहीं आने जाने देंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना चाह रहे हैं। ईरान भी कर रखा है। ईरान कहता जो हमारे साथ संबंध बनाएगा उसको हम निकलने देंगे, बाकी को नहीं निकलने देंगे। कंसुलेट जनरल ऑफ ईरान इन मुंबई, approach of military vessels towards the Strait of Hormuz will be considered violation of ceasefire. IRGC Navy, contrary to false claim, the strait remains open under smart management for safe passage of non-military vessels. तो ईरान का कहना है कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा खुला हुआ है, लोग झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका का झूठा बयान है कि उसने बंद कर रखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है और नॉन मिलिट्री वेसल्स जो है वो निकल सकते हैं। आगे क्या कहा? एनी मिलिट्री वेसल अटेम्प्टिंग टू अप्रोच द स्ट्रेट अंडर एनी प्रेटेक्स्ट will be deemed in violation of the ceasefire and will face a firm and severe response. Security of navigation is upheld, but provocations will not be tolerated. यदि कोई भी ऐसा जहाज, जंगी जहाज, यदि वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो ये सीज फायर का वायलेशन माना जाएगा और इसको जो है गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम बिल्कुल भी किसी भी हालत में किसी प्रकार का प्रोवोकेशन को टॉलरेट नहीं करेंगे और हम ऐसी शिप को डुबा देंगे, मार डुबाएंगे। फिर क्या हुआ? अमेरिका का मानने वाला, अमेरिका ने अपने शिप्स भेज दी। जब भेज दिए तब क्या हुआ? तब ईरान की तरफ से लास्ट वार्निंग भी चली गई। This is Sepang Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121. 8 days in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship transiting in the vicinity for J report and Oman Sea. This is Sepang Navy. This is Sepang Navy. Last warning. Last warning. Last warning. Attention all vessels. Attention all vessels. Attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepang Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. This is Sepang Navy. तो भाई अमेरिका का जहाज दिखा, वॉरशिप दिखा, इन्होंने खुले तौर पर कहा कि लास्ट वार्निंग है। उसके बाद जो है बाकी आसपास की जो शिप्स थी उनसे बोल दिया कि 10 मील की दूरी कम से कम इनसे रखिए क्योंकि इनके ऊपर हम फायर ओपन करने वाले हैं। फिर क्या हुआ मालूम नहीं, फायर ओपन किया नहीं किया, लेकिन मामला अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, मामला लंबा जाएगा। ईरान इन घाना, ईरान क्या कह रहा है? दे ट्राई टू सील और एनरिच यूरेनियम बाय फोर्स नियर इस्फहान अबाउट 2 weeks ago. They lost 2 C-130 Hercules, 7 helicopters. You see the pictures. So they sent Vance to Islamabad to ask for something politely. Mr. Trump, 2 doors. Door 1, more war, more wreckage, more humiliation, more domestic and international pressure. Door 2, back on the table, on our terms. Both lead to same place. We are in no hurry. कहते हैं कि 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप युद्ध में उतरिए और अपना और ज़्यादा ह्यूमिलेशन कराइए और ज़्यादा अपना नुकसान कराइए, डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्रेशर आपके ऊपर और बढ़ेगा और आपकी बदनामी और ज़्यादा होगी, धज्जियाँ आपकी उड़ेंगी आपकी इज्जत की। दूसरा आपके पास में ऑप्शन ये है कि आप वापस टेबल पर आइए, हमारी शर्तों पर आइए और नतीजा वही होना है दोनों ही कंडीशन में। चलिए, कहते हम किसी जल्दी में नहीं, अच्छी बात है। इससे पहले उन्होंने एक बात कही, कहते कि इस्फहान में आप आए थे, आपके 2 C-130 और सेवरल हेलीकॉप्टर्स जो है वो हमने मार गिराए थे। तब आप हमारे यहाँ से एनरिच्ड यूरेनियम चुरा कर ले जाना चाह रहे थे। कोई रात को आता है, उसने कहा था ये इतना आसान मामला नहीं कि वो अपने व्यक्ति को लेने आए। ऐसा बताया जा रहा है, उसने उसी समय कहा था कि ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये वहाँ जो है 40 किलोमीटर की दूरी रह गई थी जहाँ यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान का, और जहाँ ये ऑपरेशन हो रहा था सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी थी, ना कुछ दूरी। हेलीकॉप्टर्स के लिए कोई दूरी है ही नहीं। तो क्या यूरेनियम चोरी करने आए थे? यूरेनियम लेने आए थे? आज ईरान ने इस बात पर पुष्टि कर दी, अपनी मोहर लगा दी और ईरान ने कह दिया दे ट्राइड टू स्टील आवर एनरिच्ड यूरेनियम बाय फोर्स नियर इस्फहान अबाउट 2 weeks ago। एकदम स्पष्ट रूप से जो है कह दिया। और ये वही इलाका, साथ में फ़ोटो भी डालिए
ये वही फ़ोटो जो हमने उस समय आपको दिखाई थी, ये वही फ़ोटो है। और हमने बिल्कुल टंकी की चोट पर आपसे कहा था कि ऐसा नहीं लग रहा कि अपने आदमी को छुड़ाने के लिए, उसके लिए इतने फोर्स नहीं लगाई जाती सर। 2 C-130 गिर जाना, कई हेलीकॉप्टर्स गिर जाना, और उसने बिल्कुल फ़ोटो बना दी आपकी तबीयत से, उसने जो है जारी कर दिया आपकी फ़ोटो। तो ये इतना आसान नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब आप इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे थे। इसका मतलब कुछ बड़ा ऑपरेशन आपके दिमाग में था, और वो ऑपरेशन यही था कि आप वहाँ से यूरेनियम को ले आएँ और दुनिया को दिखा दें कि एनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास में, देख लो हमने ईरान के अंदर इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन कर दिया। और क्या सोचा था कि ये वेनेजुला है और मैड्रो है जिसको उठा ले जाओगे आप। ईरान है भाई, थोड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए। तो आपको न्यूज़ गलत तो नहीं मिली सर, न्यूज़ सही मिली। जो हमने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही रहा, कुछ अलग तो नहीं हुआ। याद है सबको कि हमने कहा था कि 40 किलोमीटर की दूरी रह गई, क्या यूरेनियम लेने आए थे? जिसको याद है फटाक से अपनी जो है हाजिरी लगा दो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है एक बार फिर जो कोई ना बताएगा वो आपको यहाँ मिलेगा सुनने को, कहीं नहीं मिलेगा सर, किसी मीडिया पे नहीं मिलेगा, किसी मीडिया पे नहीं मिलने वाला। कोई नहीं बताएगा आपको कि यूरेनियम चोरी करने आए थे, यूरेनियम लेने आए थे। और हमने आपसे कहा था 40 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, सिर्फ 40 किलोमीटर अगर ये और आगे चले जाते तो इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता। राइट, आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। जिन जिन लोगों ने सुना था, जिन जिन लोगों ने सुबह मॉर्निंग वॉक पे अपने दोस्तों को बताया था, अब उनको जाके बताना कि ना ईरान ने आधिकारिक रूप से मान लिया। ईरान की जो है पोस्ट जाके पढ़ लो, उसने आधिकारिक रूप से मान लिया कि हम सही थे, हमने सही कहा था। हमने कहा था ना सर, देखिए सच ज़मीन फाड़ कर बाहर निकलेगा। हमारे पास में उस समय सबूत हो ना हो, समय लग जाएगा लेकिन बात सच निकलेगी। कभी 10 दिन लग जाएंगे, कभी 15 दिन लग जाएंगे, हो सकता है कभी 1 महीना भी लग जाए। आइए, US एयरफोर्स के इस जहाज़ की ज़रा हालत देखिए, क्या हालत है इस जहाज़ की। ओहो, इतने थिगड़े। ओ भाई, ये हमला ईरान ने इस पर किया था, इसको वापस लेकर आए खाड़ी देशों में, इसमें थिगड़े चिपका कर, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। शार्पनल्स घुस गए तो हो गए थे, तो इसको जो है चिपका चिपकू के लाएँ, इतने सारे चेचक के दाग हो गए इसके चेहरे पर। लेकिन अभी क्या करें, अभी तो जहाज़ चाहिए हैं, हवाई जहाज़ चाहिए भाई। KC-135 टैंकर रिफ्यूलर है, ये लौट कर आया है अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराकर, पेंटिंग तो नहीं करा पाए, डेंटिंग कराकर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो है फिर से इसको लाया गया है। देखो फिर ईरान ना मार दे कहीं। तो अमेरिका के जहाज़ों की हालत इस समय ये है। उधर आयरलैंड से एक बड़ी अनोखी खबर देखने को मिली। वीडियो, मैन विद एक्स क्लाइम्स एंड डैमेजेस US एयरफोर्स C-130 हरक्यूलिस इन आयरलैंड। एक व्यक्ति जो है कुल्हाड़ी लेकर जो है चढ़ गया साहब C-130 पर, और उसके विंग्स जो है उस पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया, विंग्स काट रहा था उसके। क्यों, क्या, ये व्यक्ति कौन है, अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसको जो है तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, और अब इससे पूछताछ जारी है कि ये क्यों ऐसा कर रहा था। गजब है, ऐसा भी होता है, इतना हाई सिक्योरिटी जोन में भी लोग चले जाते हैं, क्या कहें। चलिए, इस पूरे युद्ध के बीच एर्दोगान क्या कह रहे हैं, ज़रा उनको भी सुन लें। Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir kural ve ilke tanımadan günahsız yavruları, kadınları, sivilleri öldürmeye devam ediyor. Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir तो साहब बड़े नाराज़ है इसराइल से, और कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर जिस प्रकार से इसराइल लगातार हमला कर रहा है वो तो एक हल ही है, और इसके साथ में जो लेबनान के ऊपर, जो इनोसेंट लेबनीज के ऊपर जो हमला कर रहा है, ये निंदनीय है। ये तो पुराना बयान था, नया भी आ गया, नया भी सुन लीजिए। bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlarda yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım.
अब मामला बिगड़ता नजर आ रहा है सर, क्योंकि अब एर्दोगान का ऐसा कहना है कि अगर इजराइल ने तुरंत जो है इजराइल आग से खेल रहा है, और अगर उसने तुरंत आग से खेलना बंद नहीं किया और शांति की घोषणा नहीं करी, तो फिर हम सबक सिखा देंगे इजराइल को। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि कोई भी अटैक लेबनान के ऊपर अब अगर होगा तो और ईरान के अगर ऊपर होगा तो ये अटैक टर्की के ऊपर माना जाएगा। तो टर्की भी इसमें कूद रहा है, लग तो ऐसे ही रहा है। तो टर्की वाले भाई साहब भी इसमें कूदने के लिए तैयार हैं, और उनका कहना है कि युद्ध में तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। बढ़िया है, एक बार मैप देख ले जरा अपन कि कौन कहाँ पर है, तो अपने को थोड़ी तसल्ली हो जाए, नहीं कि कौन व्यक्ति किस जगह बैठा है, जरा उसको देख लें एक बार। हम आपको, हाँ ये सही है, ये वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये ईरान है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। ठीक है, ये कुवैत से लेके यूएई से लेके सऊदी, ये सारे यहाँ से निकलने जहाज़ जो बंद कर रखा ईरान ने, सबकी बैंड बजा दी है। ठीक है, अब तुर्की यहाँ बैठा हुआ है, ईरान यहाँ, इजराइल ये रहा सामने। अगर तुर्की यदि लड़ाई लड़ता है तो उसके लिए इजराइल को मारना बड़ा आसान रहेगा सर, ज़्यादा दूरी नहीं है, पट 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 निपटा देगा। साइप्रस बीच में फंसेगा, लेकिन साइप्रस का किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है। उसका कहना है इजराइल अभी जो यहाँ से बॉम्बार्डिंग कर रहा है लेबनान पर, अगर इसने बंद नहीं करी, आम जनता को मारना बंद नहीं किया, तो हम इसमें कूदेंगे, इस लड़ाई में। अगर ये कूदेगा, तुर्की यदि कूदेगा, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए अमेरिका बहुत दूर है सर, दूर दूर तक अमेरिका नज़र नहीं आ रहा, यहाँ है अमेरिका, और ये रहा टर्की, और ये रहा आपका इजराइल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बच पाना। इजराइल के लिए थोड़ा सा, और इजराइल पर यदि हमला होगा तो वो उस हमले में अमेरिका कूदेगा, अमेरिका के साथ अमेरिका के जो दोस्त हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसकी मजबूरी है, उसको कूदना पड़ेगा, और जैसे ही वो कूदे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। कोई नहीं बचा रहा सर इसको। तो कैसे काम बनेगा? सती जी बोल रहे हैं, नितिन जी यू आर इंटेलिजेंट एस चाणक्य, वी आर लकी। सर जितना समझ में आता है कोशिश करते हैं दिमाग लगाने की, क्या हो सकता है ना, क्योंकि यही इसी में सबसे ज़्यादा समय जाता है। कंटिन्यूस आप पढ़ते हो, कई सारी जगहों पर आप पढ़ते हो, कोई घटना हुई तो कहाँ हुई, कितनी दूर हुई, उससे आसपास क्या चीज़ थी, ये तमाम सारी चीज़ें जो है ना उसको हमको एनालाइज करना होता है, और भगवान की कृपा से वो सही हो जाता है। क्योंकि अमेरिका इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो जो किसी आदमी के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन कर दे। एक हेलीकॉप्टर से काम हो सकता था, अपने आदमी को छुड़ा कर लेके जाना। खैर, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल आपकी हौसला अफजाई के लिए। अब सवाल ये है कि ये जो बोल रहे हैं कि हम भी इस युद्ध में आ जाएंगे, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये युद्ध अब एस्केलेट हो जाएगा, बड़े लेवल पहुंच जाएगा? मैं आप सबको गारंटी देता हूं कि अगर इस तरह से चीज़ें चली, और अगर टर्की इसमें कूदा, और अगर उसके खिलाफ में यदि यूरोप कूदा, तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाला समय 100% बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। और ये पक्का समझ लीजिए कि ये युद्ध तो अभी ख़त्म नहीं हो रहा, अभी नहीं ख़त्म हो रहा है ना। तो आने वाला समय जो है थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है ना। क्लियर है ना? नहीं, कोई इसमें पोल की कोई बात ही नहीं है, ये तो एक समझदारी की बात है, इसमें काहे का पोल, है ना। तो जामवाल जी कहते हैं टर्की तो नेटो कंट्री, यही तो सबसे बड़ा खेल है, यहीं तो नेटो बिखर जाएगा, यहीं तो सबसे बड़ा रायता फैलेगा। ठीक है ना। नितिन जी, मोदी जी यूक्रेन में मीडिएटर हैं, बट ईरान यूएस के बीच दलाल नहीं है, उस पर कुछ बोलिए। यूक्रेन में मीडिएटर है, ये किसने बता दिया है? ऐसी बात किसने बता दी? हमने कहा ज़रूर कि हम इसमें मीडिएशन के लिए तैयार है, लेकिन किसी ने हमारी बात मानी क्या ज़्यादा? खैर, तो अभी बहुत कुछ देखने को बाकी है सर। अभी आपको आने वाला जो है वो अच्छा समय नहीं है, और इकनॉमी की तो कम से कम ऐसी की तैसी हो जाएगी, बाकी तो मुझे नहीं मालूम।
तो ईरान को जो है फाइनल वार्निंग दे दी गई है टर्की की तरफ से, देखते हैं क्या होता है। बस इतना ना, ऐसे में कैसे मान लेंगे हम। आइए, उरी बाबा रे बाबा, तुर्किया किधर पहुंच गया, क्यूबा, ये कैसे हो गया। तो भैया टर्की का फ्लोटिंग पावर प्लांट है, फ्लोटिंग पावर प्लांट बिजली बनाता है। इसको बेल्जियन सुल्तान इस वेसल का नाम है, ये लिखा भी है। और ये पावर शिप है, पावर प्लांट है। सोचिए कहां ले गए होंगे इसको। टर्की का पावर प्लांट है, टर्की में नहीं है। एक बार फिर से देखें अपन मैप में, है? थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो मजा आएगा। सर सॉरी सर, ये टर्की है, यहां से पूरा निकल कर आ जाओ आप, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और ये जो दिख रहा है ना क्यूबा, अमेरिका के पास, अमेरिका के पास क्यूबा है। क्यूबा की पूरी बिजली खत्म कर दी है, बिजली उड़ा दी है। किसने? अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्यूबा की बिजली उड़ा दी, तो टर्की ने ऑल द वे, अरे वाह और छोटा हो गया, ऑल द वे यहां से इतना दूर क्यूबा के पास भेज दिया अपना जहाज। तो ये मत सोचिए कि टर्की जो है सिर्फ ईरान वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा, ना 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 ना, उसके कुछ ज़्यादा बड़े प्लान्स हैं। सीधे मुंह चढ़ा दिया उसने अमेरिका को बिना डरे हुए। सोचिए क्या गजब की बात है, कितनी बड़ी बात है। एक छोटा सा देश टर्की है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। भारत इतना बड़ा देश, हमें आज प्रोएक्टिव होना चाहिए था। अफसोस इस बात का कि हम कहीं भी प्रोएक्टिव नहीं है। ना हम प्रोएक्टिव हुए वेनेजुला में, ना हम प्रोएक्टिव हुए क्यूबा में, ना हम प्रोएक्टिव हैं ईरान में, और ना हम पूरे खाड़ी देशों में किसी के साथ भी प्रोएक्टिव हैं। हम बिल्कुल चुप करके दुम दबा के एकदम बैठे हुए हैं। हमारी कोई सुन नहीं रहा और हम कुछ बोल नहीं रहे, दोनों ही बातें हैं। और टर्की जैसे छोटे से देश ने इतनी हिम्मत दिखा दी कि उसने क्यूबा का साथ दे दिया। क्यूबा बिल्कुल लगा हुआ है सर अमेरिका से, सोचिए आप। और अगर उस पर यदि कोई किसी ने हाथ रख दिया कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो बहुत बड़ी बात होती है। भारत के पास गोल्डन चांस था अपनी ताकत को बढ़ाने का, पर अफसोस हम उसको कर नहीं पाए। चलिए, अगर हुआ तो भी क्या WW2 जितना लंबा नहीं जाएगा, प्रतीक जी करे। प्रतीक जी होगा नहीं, उस हद तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि सब समझदार है, सबको पता है खत्म हो जाएगी पृथ्वी, है ना, कोई किसी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो सोचिए कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। बाकी तो फिर भगवान की मर्जी है। देवचक जी कह रहे हैं, वॉजंट साइप्रस आस्किंग ब्रह्मोस, इंडिया मस्ट इमीडिएटली सेंड देम टू ब्रह्मोस निर्भय, लेट देम टेक देयर टर्की कैप्चर्ड टेरिटरी बैक। इसके लिए हिम्मत चाहिए देवचक जी। वो हिम्मत कहाँ से आएगी? मिसाइल हैं, सब कुछ है। हिम्मत की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। बहुत अच्छी पावर में है हम इस समय। सेल्फी और रैली करने से फुर्सत मिल जाए नितिन जी, प्रतीक जी कह रहे हैं, ये बात तो है, क्या कहूँ मैं। तो अभी तो जो है शुरुआत हुई है सर। लोग आपके वर्ल्ड अफेयर एनालिसिस से स्टार्टिंग में ही एक के जुड़ गए। हाँ, लोगों को वर्ल्ड अफेयर्स में ज़्यादा मज़ा आता है। इतनी अच्छी हमारी भारत के अंदर की भी एनालिसिस जाती है, लेकिन उसको लोगों को शायद पता नहीं है। वो लोग वर्ल्ड अफेयर्स में ज़्यादा आते हैं ना, क्या बोलूँ अब। तो खैर कुल मिलाकर जो है अभी आने वाला समय जो है थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, हमने आपसे पहले ही बोला था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को जरा फिर से मैप पर लेकर आता हूँ, मैं ज़रा समझाऊँ कि आखिर चल क्या रहा है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बवाल हो गया, अमेरिका कौन सा ब्लॉकेज लगा रहा है। हिम्मत आरक्षण SC/ST एक्ट में है गुरुजी, हाँ TR शर्मा जी, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें हिम्मत है। बुद्धों को चलाने मत दो, चाहे कौन से पार्टी का हो। ये तो भाई आज की बात नहीं है, इसको तो मैं बहुत पहले से बोलता हूँ। जब कॉलेज में था तब से मैं बोलता था, है ना। खैर, वाई यू सो परफेक्ट स्टडी बोर्ड होंगे शायद, वो बोल रहे हैं वाई यू सो परफेक्ट। भगवान की कृपा है, बाकी तो ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट घूम रहे हैं, है ना। तो अभी आने वाला समय सर 2026 में काफ़ी ज़बरदस्त उथल पुथल रहेगी, और अच्छा समय नहीं आ रहा है, इसको समझ लीजिए। महंगाई बढ़ेगी सर, तैयार रहिएगा, आपके लेवल की है। आइए आपको लेकर चलें, जरा ब्लॉकेट समझाएं कहाँ पर है। ये रहा सर ईरान,
सॉरी नीचे आ जा भाई, ये रहा ईरान, ये रहा वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट, ठीक है, जिसको उसने बंद कर रखा। अब अमेरिका मालूम कहाँ आके बैठेगा, ओमान के पास में, वो इधर ब्लॉकेड लगाएगा, इधर लगाएगा ब्लॉकेड, ठीक है, एक ब्लॉकेड इधर, ब्लॉकेड इधर। तुम्हारी ईरान से बन रही, तुम यहाँ से तो निकल, इधर आओगे तो अमेरिका डुबो देगा। तो भारत को क्या चाहिए, भारत को चाहिए भारत एक और ब्लॉकेड इधर लगा दे, बोले आजा बेटा मैदान में, जो आएगा अब साले हम उसको डुबोएंगे। लेकिन हिम्मत चाहिए ना सर इतना कहने के लिए, क्योंकि अभी तो ये बंद हुआ है सर, अभी इसको याद रखना, अभी ये बंद होने वाला है, ये यमन वाला बंद होगा, इसको समझ लेना आप। और ये जिस दिन बंद हुआ उस दिन बच्चा कुछ अभी खेल खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो है तेल वो यहाँ से आता है, हमारा तेल और एलपीजी दोनों बंद हो जाएंगी जो सीधे यहाँ आ रही है हमारे पास में। तो आने वाला समय जो है ना सर अच्छा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ईरान के पास किए हुए जहाज़ों को नहीं निकलने देगा, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो अभी तो बहुत सारी जगह से ब्लॉकेजेस आने हैं, और कैसे होगा। चलिए, जीशन के अकॉर्डिंग तो मोगली जी ये भी नेहरू की गलती है, वापस बुलाएं, पूछे कौन कौन सी गलती है, ठीक है ना। तो खैर बहरहाल वो जिसकी भी गलती हो, लेकिन आने वाला समय हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, नहीं तो हमारी वाट लगने वाली है। और स्थिति अच्छी नहीं है कुल मिलाकर। उधर एक बयान चल रहा है व्लादिमीर पुतिन का, हमें रशियन समझ में नहीं आती, लेकिन जो बताया जा रहा है, जो उसके साथ लिखा हुआ है, वो बड़ा खतरनाक है। I wouldn't really speak about any domineering post. It doesn't mean that this new multipolar world should have any hegemons, because no one is speaking about this, not in BRICS, not in the SCO. Everyone has equal rights in this multipolar world. And from international law point of view, everyone must have equal rights, must be in the similar position. Yes, there are economic giants like India or China, and actually our country is among top 4 biggest economies if we speak about the purchasing power parity. These are the current realities. That's not something that we would like to have. That's what international organizations calculate, but it doesn't mean that anyone should dominate over the politics or over global security. So we do not believe that there should be some. तो बताया जा रहा है कि वॉइस ओवर भी इसमें डाला गया है, ट्रांसलेशन भी डाला गया है। बताया जा रहा है कि जो है व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और जो है ये बयान जो है देखने में ऐसा लग रहा है 2025 का, पर इसको नए तौर पर प्रस्तुत किया गया और कहा गया है कि I wouldn't really speak about any. पुतिन ने कहा है कि जब तक चाइना, रशिया और ईरान है तब तक तो कोई ये भूल जाए कि वो वर्ल्ड की ग्लोबल पावर है, वो किसी और को रूल कर सकता है। इसमें भारत को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो इसको लेकर काफ़ी बवाल है। पर ये जो वीडियो है, ये वीडियो 2025 का, हम एक बार इस वीडियो को दिखा चुके हैं, है ना। सो कुछ नया अगर उन्होंने कहा हो तो उसका वीडियो तो हमारे पास में नहीं आया, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कहा है तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे तो भारत तो वर्ल्ड स्टेज से आउट हो गया बिल्कुल, है। तो क्या कहें, केट हंटर कहें तो क्या सिर्फ रशिया का तेल से काम चल जाएगा? एलपीजी कहाँ से लाओगे? कितने लोगों को पता है कि एलपीजी जो है वो जब हम तेल को रिफाइन करते हैं, सारा करते हैं ना, उसमें से ही एक प्रोसेस है जहाँ से एलपीजी निकलती है ना। तेल निकालते टाइम पर जो है ना, तो एलपीजी उसका एक बाई प्रोडक्ट है, उस एलपीजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ही आई एम स्टिल अलाइव एंड कंटिन्यू। हंसराज इंस्टॉलेशन जी, आइए भैया आइए, हम तो कहते हैं आप खूब आगे तक जिंदा रहे हैं। तो रशिया के तेल से काम नहीं चलेगा सर, बिकॉज आपको एलपीजी चाहिए। एलपीजी का आपके पास कोई उपाय होना चाहिए। उपाय बहुत सिंपल है, आपके पास इंडक्शन कुकटॉप्स हैं, इंडक्शन कुकर जैसे बोला जाता है, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो भी शॉर्ट हो चुके हैं मार्केट में। कुछ नहीं सर, एक कॉइल बनानी कॉपर की, मुश्किल से अगर आप पूरा प्लांट भी लगाना चाहें ना, तो मुश्किल से एक दिन में बहुत इजीली, ये अगर ज़्यादा ना माने तो कम से कम 1000 तो बन ही सकती है एक फैक्ट्री में, है ना। लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनाया जा रहा है। चलिए, ऑप्शन बहुत है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करना चाह रहे। खैर क्या करें। दूसरी बात, अभी हीलियम की भी प्रॉब्लम आएगी, वो हम दिखा चुके हैं आपको इसी लाइव में पहले, और उसके बिना कोई भी जो है सेमीकंडक्टर, उसका काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यानी अभी आपके जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, इनके रेट भी बढ़ जाएंगे। एलपीजी का रेट आपको दिक्कत देगा, एलपीजी का सप्लाई आपको दिक्कत देगा। इसके अलावा आपको पेट्रोल की और डीजल की सप्लाई की दिक्कत हो सकती है। समस्या यहाँ नहीं है
आप एक चीज़ को समझिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। समस्या यहाँ नहीं है कि आप रशिया से तेल लोगे, समस्या यहाँ है कि आपके 20 जहाज़ फंसे हुए हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं। हम कह रहे भैया तुम खाली कर लो इनको, हमारे जहाज़ तो हमें वापस दो, तो हम उसको रशिया भेजें। जहाज़ कहाँ से लाएं अपने, जहाज़ तो हमारे फंस गए वहाँ पर। 24 थे, 20 फंसे हुए हैं अभी भी। तो 20 जहाज़ जो फंसे हैं हम इसमें लाएं कैसे? हवाई जहाज़ में तोड़ के आएगा नहीं, चाहिए तो हमको जहाज़ है, जहाज़ तो हमारे वहाँ फंसे हुए हैं, उनका किराया लग रहा है दनादन दनादन दनादन, नुकसान हो रहा है हमारे को पर डे का। तो भैया हम कह रहे तुम अपना तेल वापस ले लो, पर कम से कम हमारे जहाज़ तो छोड़ दो। नहीं चाहिए हमें तुमसे तेल और एलपीजी, हम दुनिया में कहीं और से जुगाड़ देंगे, पर खाली तो करो, कम से कम हमारे वापस तो कर दो जहाज़, ताकि हम कहीं और से मंगवा लें, है ना। तो ये दिक्कत यहाँ आ गई है। इतनी मजबूरी किसी देश का हो तो 56 इंच विश्वगुरु बातों से सरकार को दूर रहना चाहिए। नितिन जी, हर देश को सलाम सब करते रहेंगे क्या? देखो, हर देश को सलाम वाली बात जहाँ तक है ना सर, किसी ने नहीं कहा कि आप पीछे बने रहिए, आपके पास मौका है, दस्तूर भी है, आप उसको उपयोग कर सकते हैं, पर आपने अपनी ताकत का उपयोग नहीं किया तो इसमें किसी और की क्या गलती है? गलती तो आपके पार्ट की है ना। तो जब हमारे यहाँ अगर इतनी ताकत होने के बावजूद, ब्रह्मोस से लेकर तमाम सारी चीज़ें आपके पास होने के बावजूद, यदि आप उसमें आपका कोई हेयर एंड से नहीं है, आपने अपनी टांग नहीं भिड़ाई है, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, आप एक कोने में बैठे हो, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, है ना। गोपाल कृष्ण कह रहे हैं 2019 में ईरान ने जब पाइपलाइन का ऑफर दिया था तब मामा ने उन्हें अमेरिका के डर से मना कर दिया था, बताओ, है। तो हालांकि पाइपलाइन की बात बहुत पहले से चल रही है, आज के नहीं, 30-40 साल हो गए मुझे सुनते सुनते, आज तक तो हुई नहीं पूरी। तो क्या बोले, हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन क्या कहें जी। फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन, नहीं वो प्रोएक्टिव है भाई, वो इधर भाग उधर भाग कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि मैटर बड़ा ना हो, बड़ा होगा तो उसको भी दिक्कत आएगी, है ना, ठीक है ना। सर ट्रम्प ब्लॉकेट करेगा, कर दिया, शिप पहुंच गए उसके, किसी में हिम्मत नहीं है। भारत के तो शिप आ रहे थे, वापस लौट गए, टुक, ठीक है। तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो ऐसा हो रहा है सर, है ना। आपको नहीं बताएगा कोई, भारतीय मीडिया नहीं बताएगा, पर हमारा काम है बताना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के, और भी देशों के भी थे, सब चुपचाप लौट गए। भाई कौन मरने को जाएगा, वो सिविलियन शिप्स हैं सर, उनके अंदर तेल लदा है, गैस लदी है, आप बम मारोगे तो उड़ जाएंगे, सब मर जाएंगे उसमें, और करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान होगा। तो सब बेचारे वापस लौट रहे हैं, क्या करें। सर इतनी सीरियसनेस में भी लोग कास्ट SC ST कर रहे हैं, अभी मज़ा आएगा सर, SC ST सब भूल जाएंगे लोग। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा एक बार हो जाए। मैं तो सर सीधी सी बात कर रहा हूँ, 1000 रुपये किलो टमाटर बिके, ठीक है, 10,000 रुपये किलो धनिया, ठीक है ना, 1000 रुपये किलो प्याज, 1000 रुपये किलो आलू, सब समझ में आ जाएगी। तब हम देखेंगे कौन सी जात और कौन सी पात और क्या क्या आ रही है, सब घुस जाएगा पिछवाड़े में, सारी जात घुस जाएंगी 2 मिनट के अंदर। फिर कर लेना अपने लिए, मेरी जात के लिए अच्छा कम रेट, तेरे लिए ज़्यादा रेट लगा लेना, जो हिसाब लगा सकते हो। हाउ कैन यू सी फ्यूचर, नो आइडिया, बस मैं तो सिर्फ बैठ के बोलता हूँ, हो जाता है तो। और मैं तो कोई तैयारी नहीं करता इसकी कि मैं तैयारी करके आऊँ, सब भगवान की कृपा है ना। लाडला लौंडा योजना आनी चाहिए, हाँ ले आओ खूब, लाडला लौंडा लाडली लड़की क्या क्या है। तो धनिया अभी हो गया था 1000 रुपये, चलो बढ़िया है, आगे और होता जाए, क्या कहे। काली जबान शुभम श्रीवास्तव जी करें, क्या करूं भाई, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। दारू सबसे महंगी होनी, वो नहीं होगी भाई साहब, वो सस्ती रहेगी, नशे सस्ते रहेंगे, नशा करो और नशे में डूबे रहो, खाना पीना कुछ मत मांगो, है ना। तो अभी आने वाला समय थोड़ा अच्छा नहीं है, जो मेरे को लगता है ना। और बड़ा जो है, नितिन शुक्ला भक्त पूछ रहे हैं सर वॉशिंग मशीन कौन से ब्रांड की सही रहेगी। घूमना है, ठीक है, और घूमने से पानी के प्रेशर से आपके कपड़े धुल जाते, बस ये है। तो जिसमें सबसे तेज घूमे वो ले लेना, उसे कहेंगे बार प्रेशर, वाटर का जो प्रेशर होता है ना, कितने बार है, तो उसमें ना नाप पाओ तो ऐसी पानी डाल के देख लेना, जो सबसे ज़्यादा तेज़ घूम रही है वो ले लेना, कोई कंपनी नहीं, हम तो लोकल चलाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। ट्रम्प नेतन्याहू, ये 2 बूढ़े ने देश का कायाकल्प कर डाला, सबसे बुरी स्थिति में है नेतन्याहू, और ट्रम्प भी कोई कम बुरी स्थिति में नहीं है। मैंने सुना उनका शायद महाभियोग आ रहा है ट्रम्प का, अगर आ गया तो कांड हो जाएगा। अगर वो गए
तो नेतन्याहू गए पक्का समझ लेना, तख्ता पलट हो जाएगा इनका। हाँ, तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो चीन जैसा रहो, नहीं तो नैतिकता वाली आंटी बनना बंद करो। चीन जैसा रहो, ये नैतिकता आंटी में कुछ नहीं रखा भाई साहब। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर लिखिएगा अमाउंट के साथ में और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल दोनों फ्री हैं, दोनों से जुड़ जाएगा। जो भारत के बारे में पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।